हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हिंदू सक्सेशन एक्ट के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, इसके शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में, इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में और इस एक्ट के सेक्शन 3 में डेफिनेशंस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के पार्ट 2 के बारे में और जानेंगे इंटरस्टेट सक्सेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा सक्सेशन या कहिए ऐसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें विल नहीं लिखी गई है, मतलब किसी पर्सन की डेथ हो जाए बिना विल बनाए, तब उस केस में उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बताया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के पार्ट 2 में सेक्शन 5 से सेक्शन 29 में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सेक्शन 5 की। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें कहा गया है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट, एनी प्रॉपर्टी रेगुलेटेड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, कोई प्रॉपर्टी जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर आती है उसे इसमें कवर नहीं किया गया है, उस पर यह एक्ट नहीं लगेगा। राइट। सेकेंड है, एनी स्टेट which descends to a single hire by the terms of any convent or agreement entered into by the rule of any Indian state with the government of India or by the terms of any enactment passed before the commencement of this act। मतलब इसमें कहा गया है एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी उनके पास उसे किसी कॉन्वेंट के थ्रू या किसी एग्रीमेंट के थ्रू किसी सरकार को, किसी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी को भी इस एक्ट में अप्लाई नहीं किया जाएगा। वो मतलब वो प्रॉपर्टी भी इस एक्ट में शामिल नहीं की जाएगी। थर्ड है वलिमा थाम्पुना कविल ग्राम स्टेट एंड द पैलेस फंड। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी या इस पैलेस का जो फंड होगा जिसको पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड रेगुलेट करता है, तो उसको भी इस एक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की, डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पेरेंसी प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें को पार्टनर्स हो या बहुत से पार्टिसिपेंट हो उस प्रॉपर्टी के। राइट। तो उस केस में उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बताया गया है इस सेक्शन 6 के अंदर। तो फ्रेंड्स, 2005 में इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसके बाद से जहां पर मित्राक्षा लॉ अप्लाई होता है वहां की बेटी, मतलब वहां की कोई भी बेटी अगर को पार्टनर है तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी में सेम और इक्वल शेयर हक रखती है जैसे बेटे का होता है। राइट। इसको एक एग्जांपल से समझिए। ए नाम का एक पर्सन है जिसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। राइट। मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है बिना कोई विल बनाए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, राइट, उसकी प्रॉपर्टी में उतना ही राइट उसकी बेटी का होगा जितना उसके बेटे का है। ऐसा हुआ 2005 के अमेंडमेंट में। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर कोई प्रॉपर्टी 2004 से पहले या 2004 दिसंबर 2004 में किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो उस प्रॉपर्टी पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2005 से अमेंडमेंट हुआ है इस सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 7 कहता है डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ तारवाड़, तावजी, कुटुंब, काफजी और इल्म, मतलब इन सब की जो प्रॉपर्टी है उनका डिवॉल्यूशन होता है तो किस हिसाब से होगा इस एक्ट के आने के बाद, मतलब इस एक्ट के आने के बाद इन सब की प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन कैसे होगा वो बताया गया इस सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई हिंदू जो मारू मकट्टम और नम्बूदरी लॉ से गवर्न होते थे इस एक्ट के आने से पहले, तो उन पर भी ये एक्ट ही अप्लाई होगा जैसे कि अदर हिंदूज के ऊपर अप्लाई होता है। यानी उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका डिवॉल्यूशन भी इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंट्री सक्सेशन के थ्रू ही होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि इससे पहले वाले लॉ के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 8 कहता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मेल पर्सन से बिलोंग करती है तो उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन किस रूल में होगा उसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। मतलब तो सबसे पहले वो क्लास 1 के लोगों को मिलेगी। राइट। अगर क्लास 1 के लोग नहीं है तो क्लास 2 के लोगों को मिलेगी, 2 के लोग नहीं है तो क्लास 3 के लोगों को मिलेगी, और अगर क्लास 3 के लोग नहीं है तो वो प्रॉपर्टी एग्नेट्स को मिलेगी, अगर एग्नेट्स में नहीं है तो कॉग्नेट्स को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एग्नेट और कोग्नेट क्या है इनके बारे में हमने
पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 1 और क्लास 2 क्या है उसके बारे में। क्लास 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले है सन्स, डॉटर्स, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर, विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, widow of a predeceased son of a predeceased son, son of a predeceased daughter of a predeceased daughter, daughter of a deceased daughter of a predeceased daughter, daughter of a predeceased son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of predeceased son. क्लास 2 में सबसे पहले है फादर, सन्स, डॉटर्स सन, सन, डॉटर्स डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर्स सन सन, daughters sons daughter, daughters daughter's son, daughter's daughter, brother's son, sister's son, brother's daughter, sister daughter, father's father, father's mother, father's widow, brother's widow, father's brother, father's sister, mother's father, mother's mother, mother's brother, mother's sister। कहते हैं सेक्शन 9 की। तो इसमें कहा गया है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हायर्स इन द शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल दिखा रखा है, जो क्लास मैंने आपको बता रखी है, उस क्लास का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर पर प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा। तो क्लास 1 का जो हायर्स है, क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं दिए हुए हैं, उनमें सबसे पहले क्लास 1 के फर्स्ट पर्सन को प्रॉपर्टी दी जाएगी। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन को, सेकंड नहीं है तो थर्ड पर्सन को, थर्ड नहीं है तो फोर्थ को, तो ऐसे ही प्रॉपर्टी चलती जाएगी, राइट। पर ये अगर ये मान लें कि क्लास 1 का कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 के रिलेटिव्स पर। और इसमें भी सेम प्रोसीजर, क्लास 2 में जो सबसे फर्स्ट पर्सन है उसको पहले दी जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फोर्थ पर्सन को। जैसे जैसे अगर क्लास 2 का फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड के पास आएगी, सेकंड नहीं है तो थर्ड के पास, थर्ड नहीं है तो फोर्थ के पास, ऐसे ही चलता जाएगा। अब मान लीजिए ना क्लास 1 के रिलेटिव्स हैं ना क्लास 2 में रिलेटिव्स हैं, तब क्या होगा, तब उस केस में एग्नेट या फिर कोएग्नेट पर प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन 5 से सेक्शन 9 आपको क्लियर हो गए। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे को मेल कर दीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 में बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, यानी क्लास 1 में जो हायर्स है, जो उत्तराधिकारी है, उनके बारे में बताया गया है कि उनको प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इस सेक्शन में कुछ रूल्स हैं, राइट, उन रूल्स को अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 10 का रूल फर्स्ट कहता है द इंटरसेस्ट विडो और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर। अगर जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है बिना विल बनाए, तो उस केस में उसकी जितनी भी वाइफ्स होंगी सबका एक ही शेयर होगा, सबको अलग अलग शेयर नहीं मिलेगा। बात करें हिंदू मैरिज एक्ट में एक से ज्यादा शादी मान्य नहीं है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं इस एक्ट के आने से पहले की। सेकेंड रूल है द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटरस्टेट शैल ईच टेक वन शेयर। जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई बिना विल बनाए, उस केस में उनके बेटा बेटी और मदर का इक्वल शेयर होगा। रूल 3, द हायर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्रीडिसीज्ड सन और ईच प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ द इंटरस्टेट शैल टेक बिटवीन देम वन शेयर। तो इसमें कहा गया है जिस पर्सन की डेथ हो गई है बिना विल बनाए, उस केस में ईच प्रीडिसीज्ड सन और ईच प्रीडिसीज्ड डॉटर, उन सबका एक ही शेयर होगा। रूल 4 कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रिफर्ड टू इन रूल 3। सेक्शन 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर इन द क्लास 2 ऑफ शेड्यूल, मतलब जो क्लास 2 के रिलेटिव्स हैं उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले टॉप वाले को मिलेगी, टॉप वाला नहीं है तो सेकंड वाले को, सेकंड नहीं है तो थर्ड वाले को, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो तरीका हमने सेक्शन 10 में क्लास 1 के लिए अप्लाई किया था वही इस सेक्शन 11 में क्लास 2 के लिए अप्लाई होगा। सेक्शन 12, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्नेट एंड कॉग्नेट। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 10 और 11 में हमने समझा अगर क्लास 1 और क्लास 2 के हायर है तो उनमें कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी, कैसे उनका शेयर मिलेगा, राइट। तो सेक्शन 12 में कहा गया है कॉग्नेट और एग्नेट, इन दोनों को कितना कितना शेयर मिलेगा, कैसे कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, वो इसमें बताया गया है। एग्नेट और कॉग्नेट जो सिचुएशन होगी, जैसा केस होगा, जो इस एक्ट में प्रेफर किया जाएगा, उसके रूल के हिसाब से होगी। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 13 में कहा गया कॉम्पिटिशन ऑफ डिग्रीज, मतलब एग्नेट और कॉग्नेट, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, राइट, उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग मेजर को ध्यान में रखते हुए उनकी डिग्रीज को कंप्यूट करा जाएगा, उनको काउंट किया जाएगा और उसके बिहाफ पर
उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सेट करा जाएगा और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के हिसाब से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 13 भी। अगर यहां तक कोई इश्यू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। सेक्शन 14 की बात करें तो इसमें कहा गया है प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मतलब अब तक हमने बात करी थी मेल की प्रॉपर्टी के बारे में, इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। इसमें कहा गया है अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू से बिलोंग करती है तो वह प्रॉपर्टी उस फीमेल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। जो फीमेल है उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी, वो फीमेल उस प्रॉपर्टी की फुल ओनर होगी, ना कि लिमिटेड ओनर। तो सेक्शन 14 में जो प्रॉपर्टी का मतलब है, प्रॉपर्टी चाहे गिफ्ट के थ्रू हो, चाहे विल के थ्रू हो, चाहे सक्सेशन के थ्रू हो या सेल्फ परचेज हो, तो वो फीमेल उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी। ये बताया गया है सेक्शन 14 में, राइट। सेक्शन 15 इसमें बताया गया है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू। तो सेक्शन 14 में हमने समझा अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू से बिलोंग करती है तो फीमेल उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर होगी। पर बाय चांस वो फीमेल हिंदू उस प्रॉपर्टी की बिना विल लिखे ही उस फीमेल की डेथ हो जाती है, मतलब वो फीमेल उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विल नहीं लिखती और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो इस सेक्शन 15 में बताया गया है। तो इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, राइट, जो सेक्शन 16 से रिलेटेड है। तो वो रूल सेक्शन 16 में बताए गए हैं। साथ साथ ये सेक्शन बताता है कि वो फीमेल के बेटा बेटी अगर हैं और हस्बैंड है तो उनको मिलेगी वो प्रॉपर्टी। सेकंड, इसमें बताया गया है कि अगर उस फीमेल के बेटा बेटी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड है, तो उस हस्बैंड को मिलेगी। अगर बेटा बेटी नहीं है और हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है तो उस केस में हस्बैंड के जो हायर्स हैं उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट। थर्ड में बोला गया है कि मतलब थर्ड सिचुएशन होगी अगर फीमेल का ना बेटा है ना बेटी ना हस्बैंड, तो उस केस में उस फीमेल के पेरेंट्स को, मदर और फादर को प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट। थर्ड बोला गया है अगर मदर और फादर भी नहीं है उस फीमेल का, तो उस केस में मतलब उसके मदर और फादर की भी डेथ हो चुकी है तो उस केस में वो प्रॉपर्टी मिलेगी फादर के हायर्स को, मतलब उस फीमेल के पापा के, उस फीमेल के पिता के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर फादर के भी हायर नहीं है तो उस केस में लास्ट है मदर के जो हायर्स है उनके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी। सेक्शन 16 की बात करें तो इसमें बताया गया ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग हायर्स ऑफ फीमेल हिंदू। तो जो हमने सेक्शन 15 में क्लास की बात करी उसको क्या ऑर्डर होगा, उसका क्या ऑर्डर होगा, क्या मैनर होगा, उसकी बात करते हैं, राइट। तो सेक्शन 15 में जो लिस्ट दी थी, जो क्लास हमने बताई थी, उसके बेसिस पर फीमेल हिंदू की जो प्रॉपर्टी होगी उसका सक्सेशन होगा। तो सबसे पहले बेटा या बेटी जो है उसको जाएगा, वो नहीं है तो हस्बैंड को जाएगा, हस्बैंड नहीं है तो सो ऑन, मदर फादर, और ऐसे चलता चला जाएगा। अगर उस फीमेल का, उस लेडी का कोई नहीं है तो उस केस में उसकी वो जो प्रॉपर्टी होगी वो जाएगी सरकार के पास, राइट। होप आपको समझ आ रहा होगा। अब तक किसी भी सेक्शन में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेल करके बता सकते हैं। तो सेक्शन 17 की बात करें तो इसमें बताया गया स्पेशल प्रोविजंस रिस्पेक्टिंग पर्सन गवर्न बाय मरमकट्टम एंड आल्या सनातना लॉ। अगर कुछ लोग जो मरमकट्टम और आल्या सनातना लॉ से गवर्न होते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो इस सेक्शन में बताए हैं। सेक्शन 8, 10 और 15 जो प्रोविजंस थे उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, राइट। सेक्शन 23 भी ऐसा है जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 15 में इन लोगों से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। वो क्या है? सेक्शन 8 में जो क्लास 1 और 2 एग्नेट और कॉग्नेट की बात करी गई है, इस कैटेगरी में एग्नेट और कॉग्नेट को सब्स्टिट्यूट रखा गया है, मैंडेटरी नहीं माना गया है, राइट। सेक्शन 15 में क्या स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं इन लोगों के लिए? तो फीमेल हिंदू की जो क्लास की जो लिस्ट थी उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे इसमें बेटा बेटी और मदर को रखा गया है हस्बैंड की जगह, इसमें हस्बैंड को इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद लिस्ट में फादर और हस्बैंड को रखा गया है। थर्ड लिस्ट में रखा गया है मदर के लीगल हायर्स को, फोर्थ में फादर के लीगल हायर्स को, और लास्ट रखा गया है हस्बैंड के लीगल हायर्स को इंक्लूड किया गया है। मतलब अगर वो फीमेल है उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बेटा बेटी या मदर को जाएगी, राइट। वो लोग नहीं है तो फादर और हस्बैंड को जाएगी, वो नहीं है तो मदर के लीगल हायर्स को जाएगी, और वो नहीं है तो फादर के लीगल हायर्स को,
वो नहीं है तो हस्बैंड के लीगल हायर्स को इंक्लूड किया गया है। तो सेक्शन 23 के इस प्रोविजंस की बात करें तो इस सेक्शन को ही रिपील कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। सेक्शन 18 में बताया गया है फुल ब्लड प्रिफर टू हाफ ब्लड। अब ये फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या है, तो इसके बारे में मैंने अपने हिंदू मैरिज एक्ट पार्ट 1 में बता रखा है। आप हमारा वह वीडियो जाके देख लीजिए और समझिए कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या होता है। और इस सेक्शन में बताया गया है जो हायर्स हैं, एक फुल और एक हाफ, तो उस केस में फुल फ्लेज जो राइट होगा वो होगा फुल ब्लड का। फुल ब्लड जो होगा वो हमेशा आगे रहेगा। पहले प्रॉपर्टी का राइट फुल ब्लड को मिल दिया जाएगा, उसके बाद ही हाफ ब्लड को दिया जाएगा। ये बताया गया है इस सेक्शन में। सेक्शन 19 की बात करें तो इसमें बताया गया है मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हायर्स। जहां पर 2 या 2 से अधिक हायर हैं, वारिस हैं, तब प्रॉपर्टी के सक्सेशन का मोड क्या होगा। मतलब जहां पर 2 या 2 से अधिक उत्तराधिकारी है और इक्वल पोजीशन पर है, मतलब कोई डिसीज्ड जो पर्सन है उसके 2 बेटे या 4 बेटे हैं, समझिए अगर उसके 4 बेटे हैं, राइट, तो वो चारों का इक्वल शेयर होगा उसकी प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो 4 बेटे इक्वल पोजीशन रखते हैं, राइट। सेक्शन 20 कहता है राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वॉर्म। अगर कोई बच्चा मदर की वॉर्म में है, राइट, और उस टाइम पीरियड पे उसके फादर की या उस हस्बैंड की या मेल मेंबर की डेथ हो जाए, राइट, और वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसकी डेथ के बाद उस बच्चे का जन्म होता है, तो उस केस में भी वो जो बच्चा है वो सेम राइट रखता है उस प्रॉपर्टी में, मतलब उसका भी उतना ही हक होगा जितना दूसरों का है, राइट। ये बताया गया इस सेक्शन में। सेक्शन 21 प्रिजम्पशन ऑफ सिमल्टेनियस डेथ। इसमें कहा गया है जहां पर एक साथ बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, मतलब एक पर्सन उसके 4 बेटे हैं और चारों की एक साथ डेथ हो जाती है, तो उस जगह पर क्या प्रिजम्पशन होगा, क्या प्रिज्यूम करा जाएगा, ये बताया गया इस सेक्शन में। तो कहा गया है ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो उस सिचुएशन में जहाँ एक साथ सारे लोगों जो वारिस हैं प्रॉपर्टी के उनकी डेथ हो जाती है, तो ये माना जाएगा जो जिंदा है, जो भी जिंदा बचेगा, जो यंगर होगा, उसके जो हायर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। सेक्शन 22 कहता है प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कुछ सर्टेन केसेस हैं जहां पर प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कंसिडरेशन देना पड़ता है, राइट। अगर किसी को प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो वहां पर उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, और जिसकी कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा होगी, एज पर सेक्शन कहा गया है, जिसकी कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम बात करें सर्टेन केसेस की, कुछ परिस्थितियों में, राइट। दैट्स नॉट अ जनरल रूल, ये कोई जनरल रूल नहीं है, ये सर्टेन केसेस की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है सेक्शन 22 में प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 23 स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्टिंग ड्वेलिंग हाउसेस। तो इस सेक्शन को भी रिपील कर दिया गया है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 की बात करें तो इसमें है सर्टेन विडोज रीमैरिंग मे नॉट इनहेरिट एज विडोज, इसको भी रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 25 मर्डरर डिस्क्वालिफाइड, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको ऐसे समझिए, एक पर्सन है जिसके 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा अपने फादर की प्रॉपर्टी पाने के लिए फादर की हत्या कर दे, उनका मर्डर कर दे, ताकि प्रॉपर्टी दोनों में इक्वल बढ़ जाए। तो इस सेक्शन में बताया गया है अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी पाने के लिए ऐसा करता है तो उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, वह प्रॉपर्टी में हकदार नहीं होगा। अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट द कमीशन ऑफ मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर्ड or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder. Section 26 converts descendant disqualified. तो जैसा हमने बात की हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल हिंदुओं पर एप्लीकेबल होता है, तो अगर कोई अपने आप को किसी अदर रिलीजन, मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है तो उसे इस केस में डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन 27 सक्सेशन व्हेन हायर डिस्क्वालीफाइड। अगर इस एक्ट के हिसाब से किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है तो वह पर्सन भी प्रॉपर्टी में अपना हक नहीं रखता। इसका मतलब किसी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया उस प्रॉपर्टी में तो उसका कोई शेयर नहीं होगा। सेक्शन 28 डिसीज, डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाइड, यानी कोई पर्सन को डिसीज हो गई या उसमें कोई डिफेक्ट है तो उस केस में इस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करा जा सकता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसको डिसीज हो चुकी है, उसका भी सेम और इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में। सेक्शन 29 फेलियर ऑफ हायर, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और डायरेक्टली रिलेट करता है सेक्शन 8 से, जिसमें क्लासेस को बताया गया है। अगर कहीं पर किसी प्रॉपर्टी के लीगल हायर है या नहीं आ पाते तो इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो इस केस में प्रॉपर्टी डायरेक्टली सरकार को ट्रांसफर हो जाएगी, साथ साथ सरकार को उस प्रॉपर्टी की लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हुए सेक्शन 5 to 29 हिंदू सक्सेशन एक्ट पार्ट 2 के। अब बात करते हैं सेक्शन 30 टेस्टामेंट्री सक्सेशन की। तो इसको हमने अपने पार्ट 1 हिंदू सक्सेशन एक्ट में
क्लियर कर दिया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट का पार्ट 2 सेक्शन 5 टू सेक्शन 29। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम।